सोलर इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष सत्यनारायण नुवाल आपल्यासोबत आहेत आणि फक्त 1000 रुपयातून हा उद्योग सुरू झाला आणि आज या उद्योगाचं मार्केट कॅपिटल आहे फक्त 97,840 कोटी रुपये. त्यामुळे इतका मोठा हा उद्योग आहे. हा उद्योग अवघ्या 1000 रुपयापेक्षाही कमी रुपयांमध्ये सुरू झाला चंद्रपुरातून आणि नुवालजी आपल्यासोबत आहे. नुवालजीने फक्त उद्योग उभा केला नाही, संरक्षण क्षेत्रामध्ये परदेशी डिपेंडन्सी होती, परदेशातून आयात करावं लागत होतं एक्सप्लोजिव्ह, ते आता भारतात तयार होऊ लागलं आहे आणि नुवाल यांची कंपनी जगातली चौथी सर्वात मोठी एक्सपोर्टर आहे. म्हणजे जगात जेवढे एक्सपोर्टर असतील या क्षेत्रातले एक्सप्लोजिव्हमधले त्यातले चौथा क्रमांक नुवालजींचा आहे. नुवालजी, अभिनंदन तुमचं, तुम्ही इथपर्यंत पोहोचलात. सुरुवात कुठून केली होती, किती रुपये तुमच्याकडे होते? शुरुआत तो देखिए, मेरा जन्म तो राजस्थान में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में हुआ था, ओड़ा में। वहाँ पर फिर शिक्षा तो मेरी ज़्यादा हुई नहीं 10वीं के बाद में, लेकिन जो कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि भाई मैं महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर 97-98 में बल्लारशाह में आ गया था। जहाँ शुरुआत महाराष्ट्र की बात है तो सबसे पहले जैसे आपको बताया बल्लारशाह के बाद में मैं फिर चंद्रपुर शिफ्ट हो गया। चंद्रपुर मुझे पता चला कि भाई वहाँ पर एक अब्दुल सत्तार अल्लाह भाई है, उनकी मैगजीन का लाइसेंस है। तो फिर हमने उनको अप्रोच किया कि भाई चाचा जी, आप तो कुछ काम कर नहीं रहे हैं, तो हमको किराए पर दे दीजिए। तो वो जो भी है, फिर उन्होंने बोला कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे 1000 रुपये महीने किराया देते रहना और आप अपना काम शुरू कर दो। लेकिन हुआ ये कि दूसरे दिन जब मैं गया, क्योंकि हमारे पास तो 1000 रुपये भी मेरे पास थे नहीं, तो हमने चाचा जी को बोला कि भाई मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूँ और मेरे पास थोड़ा सा वहाँ से पैसे बुलाने में टाइम लगेगा। तो अब उन्होंने बोला कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, तू मेरे को 3 महीने में एक बार दे दिया कर। तो हमारे लिए तो एक ऐसा था कि जैसे भगवान की साक्षात कृपा थी कि भाई उन्होंने ये मान गए कि दे देना। तो फिर जैसे हमने वो अपना मैगजीन, यानी जो एक्सप्लोजिव के जो स्टोरेज होते हैं उसको मैगजीन बोलते हैं, तो वहाँ जब फिर हमने काम शुरू किया, क्योंकि उस समय में एक्सप्लोजिव की पूरे कंट्री में बहुत क्राइसिस रहती थी। कुछ केवल 3 कंपनी थी, नहीं तो बहुत बार तो इतना क्राइसिस है कि एक्सपोर्ट करना पड़ता था। उस समय 200 रुपये का बक्सा 1000 में बिकता था। तो जब लोगों को पता हुआ कि भाई इन्होंने यहाँ पर मैगजीन उनसे ले ली है, तो फिर कुछ बहुत सारे आदमियों ने अप्रोच किया जो जानते थे कि भाई अब जब भी कभी हमको माल मिले तो हमको आपको देना है। तो ऐसा करके लोगों ने एडवांस, जब हमने देखा कि 2-3 आदमियों से हमने करीब फिर उस समय होगा फिर भी 10-15 हज़ार रुपया एडवांस दे दिया। फिर बाकी भी आए, लेकिन हमने बोला भाई हमने कमिटमेंट 3 आदमियों से कर लिया है, पहले हम उनका दे देते हैं, उसके बाद में फिर आपसे बात करेंगे। तो जो शुरुआत है वो इस प्रकार हुई एक्सप्लोजिव बिजनेस में, ट्रेडिंग से। सर ये बताइए, भारत में 80% एक्सप्लोजिव जो है कोल इंडिया और बाकी जो माइंस है एक्सप्लोजिव इस्तेमाल करती है, वहाँ मैग्नीज की होगी या दूसरी होगी वो इस्तेमाल करती है। तो आपने पहले शुरुआत जो है वो माइनिंग में की और फिर डिफेंस और बाकी आर्मी पहले में। हमने जो शुरुआत की सबसे पहले वो ट्रेडिंग से ही शुरू की थी। ट्रेडिंग में, क्योंकि जहाँ तक कोल माइंस का सवाल है कि यह है कि पूरे कंट्री का जितना प्रोडक्शन है वो 70% से ज़्यादा कोल इंडिया कंजप्ट करता है और फिर सिंग्रोनी कोलरीज। तो वहाँ पर जाने से पहले काफ़ी उनकी ट्रायल्स, बाकी के टेंडर्स, ये सब कुछ होते हैं। तो हमने उसकी शुरुआत जो थी वो ट्रेडिंग से ही शुरू की थी। यानी ट्रेडिंग का मतलब है कि जो कंस्ट्रक्शन, क्वेरीज, यहाँ पर जो माल, यहाँ पर जो काम चलता है उससे हमने शुरुआत की। सर ये बताइए, जब आप नागपुर में आए तो तब हालात कुछ और थे। देश में तकरीबन 80%, 70% एम्यूनेशन जो है वो बाहर से मंगाना पड़ता था, रशिया से खासकर। आपने इस क्षेत्र में आने के बाद चमत्कार किया। अभी कितना परसेंट डिपेंडेंसी अपनी है, हम भारत देश कितना तैयार करता है और इम्पोर्ट जो है कितना कम हुआ आपके आने के बाद? मुझे लगता है कि उस समय जब हम थे, जब हमने काम शुरू किया था 2009-10 में, तब तो ये क्या वेल नोन
काफ़ी चीज़ बहुतों की स्टेटमेंट है कि 70% से ज़्यादा अपना देश इंपोर्ट पर ही निर्भर था। लेकिन जब हमने 2010 हमने फिर क्या ट्रेडिंग के बाद में 95 में एसएसआई के लाइसेंस लेके फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेके एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट किया। तो जब 84 में हमको एक आईसीआई जो आज भी इंडियन एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड के नाम से वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर हुए। 84 से हम 94 तक कंट्री के सबसे बड़े ट्रेडर या डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर हो गए। 95-96 में हमने स्मॉल स्केल में ये इंडस्ट्री डाली। 96 के बाद में करीब 2007-8 में हमारी ऐसी पोजीशन थी कि वी विल बिकम ए लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री। तो फिर हमने सोचा कि भाई जब हमारे देश में इतना बड़ा इंपोर्ट हो रहा है और पर्टिकुलर एमुनिशन के मैन्युफैक्चरिंग में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अलावा और कोई दूसरी इकाई थी नहीं। तो हमने ये किया कि जिस हिसाब से इतना शॉर्टेज है और शॉर्टेज के अलावा भी जो रिलायबिलिटीज़ का मतलब है कि क्वालिटी कमिटमेंट ये काफ़ी थोड़ा सा, क्योंकि उनके अपने सिस्टम उनके अपने लिमिटेशन रिजर्वेशन होते हैं भारत सरकार के, तो उनको करना पड़ता है। तो ये ऐसा क्षेत्र था जो हमारे एक्सप्लोजिव को कॉम्प्लीमेंट करता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने ये देखा कि ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है। बहुत सौ ने हमको बोला कि डिफेंस में इंडक्शन होना या एंट्री होना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने कहा जो होगा सो देखेंगे। और उस समय में जब हमने यह शुरू किया, उस समय प्राइवेट सेक्टर में एमुनेशन कंप्लीट एमुनेशन कोई बना सकता है इसका भी कोई प्रोविज़न नहीं था। लेकिन हमने कहा आज नहीं तो कल कोई ना कोई ऐसे ऑफिसर गवर्नमेंट ऐसे आएंगे कि उनको आज नहीं तो कल सोचना पड़ेगा। और अब 2010 के बाद में फिर 2012 में जिस हिसाब से परिवर्तन हुए रक्षा की नीति में, जो ये अपना इनका अब डिफेंस सेक्टर का एमओडी कार्य विशेषकर प्रधानमंत्री जी का जो विज़न था कि नहीं प्राइवेट सेक्टर में ये सिस्टम आना चाहिए। और उनका एक ही था कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट डीपीएसयू हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे इम्पोर्ट हो, हम सबको एक लेवल पे उसको हम लाएंगे। तो ये उनका बहुत बड़ा संकल्प था और उनका यह था कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जो कुछ हो सकता हम करेंगे। सर ये बताइए, आपके आने के बाद प्राइवेट सेक्टर जब आए और आप इस सेक्टर में आए, क्वालिटी जो है वो भी इम्प्रूव हुई और आपने भी दावा किया कि आप जो क्वालिटी देते हैं उसमें प्रिसीजन है, कोई भी चूक उसमें 1% की चूक भी आपके प्रोडक्ट में नहीं रहती। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रावत जी एक बार आए थे आपके इसमें और उन्होंने भी एक अनुभव साझा किया था। कहीं वो पहले जो वो आर्मी में थे तब हैंड ग्रेनेड जो है, तो हैंड ग्रेनेड उनके पास 6 थे और 6 में से जो लास्ट वाला था वो फूटा, पहले 3-4 जो फूटे ही नहीं। आपके आने के बाद पहले क्या एक्सपीरियंस था आपका, ये किस्सा बताइए और क्वालिटी आपने इम्प्रूव की हो बताइए। देखिए ये वैसे अपने अभी तक जो आज के 3 साल पहले तक जो हैंड ग्रेनेड है, आज किसी भी आर्मी के पास में या जवान के पास में सबसे पहला जो वेपन है वो हैंड ग्रेनेड है। क्योंकि जो उसकी ड्रेस है उसमें उसको 4-6 हरदम लगा के रखना पड़ता है, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी ऐसी थी कि कोई 60 बोलते हैं, कोई 65 या 70%, जैसा कि आप बता रहे हैं कि रिलायबिलिटी उसकी नहीं थी। तो हमने ये निश्चित किया कि भाई जब ये इतना इम्पोर्टेंट है तो इसको कैसे भी करके वो करना चाहिए। तो मुझे ये लगा कि इसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि उसका वो कल्चर क्वालिटी एक जो है, केवल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा जो सिंसियरिटी और जो कल्चर चाहिए वो लोगों में पैदा करना। और हमारे
टीम की एक ये जो उनका जो डिवोशन डिटर्मिनेशन एक हमारी कंपनी के प्रति है, निश्चित रूप से ये उसका जो हमने 10 लाख हमको सबसे पहला ऑर्डर मिला जो 2 साल में सप्लाई करना था, और हमने उसके पहले ही हमने उसको किया। लेकिन जबकि उनका रिलायबिलिटी का जो पैरामीटर है वो 95% था, लेकिन हमने जो 10 लाख सप्लाई किए उसकी रिलायबिलिटी थी 99.80%। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये केवल है कि हमारे टीम की सिंसियरिटी, उनका डेडिकेशन, डिवोशन, जो भी इसकी वो समझिए, लेकिन ये एक अपने आप में देश के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन था। सर ये बताइए, इजराइल का नाम लिया जाता है कई बार, रशिया का नाम लिया जाता है, नाटो कंट्रीज़ का नाम लिया जाता है। आपने कई ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो प्रोडक्ट आर्मी में जो प्लेन इस्तेमाल किए जाते हैं, फाइटर प्लेन इस्तेमाल किए जाते हैं, तोहफे इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें दो टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है। नाटो की टेक्नोलॉजी अलग होती है, रशिया की टेक्नोलॉजी अलग होती है। आप जो एम्यूनेशन देते हैं उसमें दोनों जगह वो फिट हो पाती है। तो आपको टेक्निकलिटी जो है इसमें, तो इसने कहाँ से आपने आदमी लाए? बोफर्स कंपनी से भी आपने कुछ आदमी लाए। आपने कहाँ से चुन के आदमी लाए ये सारी टेक्नोलॉजी सबसे करने के? पहले हमने यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो चाहे वो रॉकेट्स हो, मिसाइल हो, चाहे एयर बम्स हो, उसके अंदर जो हाई एनर्जी मटेरियल लगता है, हाई एनर्जी मटेरियल पूरा का पूरा अपने देश में इंपोर्ट होता था, चाहे वो स्वीडन से हो, चाहे रसिया से हो, कहीं से। हमने भी बहुत कोशिश की कि एक छोटा सा 1 टन साल का बनाने का एक उनके पास में डीआरडीओ के पास में था। हमने बहुत कोशिश की, 2 साल तक हमने कोशिश करने के बाद भी फाइनली डीआरडीओ ने हमको बताया कि वी कैन नॉट प्रोवाइड यू दिस टेक्नोलॉजी ड्यू टू द स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट। तो ठीक है ये, लेकिन उनका शायद इनकार होना भी प्रभु की कृपा होंगे। तो लेकिन हमने उसको छोड़ा नहीं, हमने कहा कि किसी भी रूप इसमें हमारे देश में ये अपना प्लांट होना चाहिए। फिर हमने स्वीडन में जो बोफोर्स में हमारे 2 साइंटिस्ट काम करते थे, वहाँ के जो डायरेक्टर टेक्निकल, डायरेक्टर प्रोडक्शन, वो वहाँ से, क्योंकि सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी बाकी भी कंट्रीज़ में, इटली, बाकी दूसरी कंट्री में, लेकिन जो स्वीडिश टेक्नोलॉजी है वो हाई एनर्जी मटेरियल की सबसे दी बेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो हमने उन्हीं के जो डायरेक्टर है उस समय में, आज के 10-11 साल पहले, उनको करीब 22 लाख रुपए हर महीने के सैलरी पैकेज पे हमने उनको लिया, और ये हमने प्लांट लगाया। उस समय सबसे पहले हमने 50 टन का प्लांट लगाया, और उसके बाद में फिर 300 टन्स का लगाया, जो मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोडक्शन प्लांट है। और आज के तारीख में अपने देश की थी जो नीड है इसकी, उसको पूरा करने के बाद भी आज के तारीख में इज़राइल, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस और काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास में पूरी इंपोर्ट होती थी। आज के तारीख में हमारा टोटल हाई एनर्जी बिजनेस का, पर्टिकुलर हाई एनर्जी मटेरियल का 80% एक्सपोर्ट है। तो ये अपने लिए मतलब केवल हमारी इंडस्ट्रीज के लिए नहीं, ये देश के लिए गर्व की बात है कि हम पूरे इंपोर्ट पे डिपेंड थे, और आज हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी हमारे कंडीशन पे। ये एक देश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। सर ये बताइए, आपने इसके आगे जाके, एम्यूनेशन एक्सप्लोजिव के आगे जाके ड्रोन तक का इन्वेंशन किया। एक ड्रोन भी आपका है, सुसाइडल ड्रोन है जो जाके अटैक कर सकता है, इससे काफ़ी जवानों की जान बचेगी। और आपने टेक्नोलॉजी चंद्रपुर से लेके तो यहाँ तक, ये जो आपका प्रवास है, ये कितने साल का प्रवास है और इसमें किसने आपको साथ दी? देखिए, जहाँ तक चंद्रपुर का, तो मैंने आपको बताया कि 78 में मैं बल्लारसर चंद्रपुर आया, और अभी उसके बाद में जैसे आपने बता रहे कि भाई यूएवी, अनमैन्ड एरियल सर्विस, अभी जैसे नागास्त्र 1 हमने ट्रायल टेस्ट सब कुछ किया, मतलब उसके अंदर 4 कंपनी थी, बाहर की 2 कंट्री, इज़राइल, पोलैंड, टाटा, हम, लेकिन 4 के टेस्ट में केवल हम ही क्वालिफाई हो पाए। हमको ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिलने के बाद में हमने पूरा का पूरा सप्लाई भी कर दिया, क्योंकि
ये जो ये किसी भी अपने कंट्री में ये हमारे इंडस्ट्रीज का वी आर द फर्स्ट कंपनी हु सप्लाइड दिस टाइप ऑफ द अनमैन्ड एरियल सर्विस। सर ये बताइए इस पूरे इसमें प्रवास में आप यहाँ तक आए, आपने सोशल एक्टिविटी भी बहुत सारी आपकी चल रही है, आप चर्चा में नहीं है कभी। महाराष्ट्र के पहले 10 उद्योगपतियों में से आपका नंबर लगता है। 97 आपका मार्केट कैप जो है आपके कंपनी का वो 97,847 करोड़ तक पहुंच चुका है। इतना सब खुश होते हुए आप चर्चा में कभी नहीं, लो प्रोफाइल आप रहते हो, और इसके पीछे का कारण क्या है? और सामाजिक दायित्व भी आप बहुत बड़ा निभा रहे हो। देखिए, जहाँ तक सामाजिक दायित्व का सवाल है, वो मैं समझता हूँ कि हर आदमी की एक नैतिक दायित्व है, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके लिए यदि मैं कोई करता हूँ या कोई हर आदमी की अपनी अपनी नेचर की बात है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब आज के 40 साल पहले 2 टाइम खाने को नहीं था, ये जब कुछ आज है, तो ये मेरी मोरल ड्यूटी है। तो इसमें किसी को बताने का, और वैसे भी अपने संस्कृति में यदि आप एक हाथ से दान करते तो दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए, ऐसा मेरा अपनी सोच है। और ये तो एक एज ए ह्यूमन और एज ए देश के नागरिक होने के नाते ये तो मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कोई समाज के लिए किसी के लिए करते हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ समाज के लिए नहीं, ये अपने खुद के लिए अच्छी बात है। तो इसमें बताने का कोई मुझे नहीं लगता कि कोई कारण बनता कि आप करते हैं तो लोगों को पता हो जाता, अलग बात है। लेकिन आप अपने से बताएं कि मैं ये करता हूँ, मैं मेरे को थोड़ा सा इसमें मैं बहुत ये विश्वास नहीं करता। सर एक आखिरी सवाल ये है, एक टाइम ऐसा भी था कि आपको रेलवे स्टेशन पर महीनों महीनों रहना पड़ता था क्योंकि कहीं होटल या कुछ चीज करने के पैसे आपके पास नहीं थे। आज इतना बड़ा साम्राज्य आपने बनाया है, वो इंसिडेंट और आज हम यहाँ पे खड़े हैं, क्या आपकी भावना है? आज आप देश भर में आपका नाम, दुनिया भर में आपके कंपनी का नाम है। जब आप स्ट्रगल कर रहे थे और आज यहाँ मुकाम तक आप पहुँचे हैं, क्या समाधान है आपको कि देश के लिए इतना बड़ा काम किया, जो देश में एम्यूनेशन और जो चीज़ें इंपोर्ट होती थी वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, आज जब वही मैं आपको जैसे बता रहा था कि जब आज के 30-40 साल पहले हमारे पास में कुछ भी नहीं था, मतलब रोज के काम के लिए भी जब हमारे पास नहीं था, और भगवान ने यदि जो कुछ दिया है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी पात्रता से भगवान ने ज़्यादा दिया, क्योंकि न तो मैं मेरी शिक्षा में तो 10वीं पास हूँ, न मेरे पास में कोई टेक्नोलॉजी है। तो ये सब कुछ जो भगवान ने, जो प्रभु ने कृपा की है, तो मुझे ये मेरा दायित्व है कि भाई देश के लिए, जिस देश में अपन जन्म हुआ, जहाँ धरती पर अपना जन्म हुआ, तो ये हमारा सबसे पहला ये एक धर्म, अपना कर्तव्य होना चाहिए कि उसके लिए जो भी अपने पास में कर सके। हर आदमी के पास में, किसी के पास पैसा, किसी के पास समय, किसी के पास प्रभाव, जो भी प्रभु ने या भगवान ने अपने को दिया है उसके अनुरूप करना ही चाहिए। ये अपने किसी भी मनुष्य जीवन का ये सबसे बड़ा कर्तव्य, और मनुष्य जीवन इसी में सार्थक है। सर आपने हार नहीं मानी जब मैंने कहा कि आपको रेलवे स्टेशन पर रहना पड़ा कई कई दिनों, तो आपने हार नहीं मानी, तब कौन सी प्रेरणा थी आपको कि वहाँ से यहाँ तक आप वो लेके आई? देखिए, मैं जैसा कि वो नहीं थे, लेकिन मैं जब 14 साल का था तब मैंने गुरु दक्षिणा ले ली थी। पिताजी हमारे पटवारी थे, तो बहुत धार्मिक विचारों के थे। उनकी इच्छा थी कि बेटा मैं मथुरा उनके साथ में गया, तो हमारे गुरुदेव जो थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, तो मैंने 65 में ये मैंने अपनी, क्योंकि 52 का मेरा बर्थ है, 65 में मैंने गुरु दक्षिणा ले ली। और फिर मैं 69 में 1 साल उनके साथ रहा, मतलब उनका आश्रम था, तो उसमें धर्म, आध्यात्म और कुटीर उद्योग के सब देते थे। ये जो मैंने सीखने को मिला वहाँ पर, कि
तो कभी जो भी कुछ परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियों के पीछे कभी न कभी हो सकता है कि ये भगवान आपका परीक्षा ले रहा हो, क्योंकि भगवान जो कुछ यदि मेरे को ऐसा जो इतने वर्षों का अनुभव है, जब वो देता है तो आपकी परीक्षा लेता है। वो परीक्षा में यदि ये पास हो गए तभी वो, क्योंकि बिना पात्रता के मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि भगवान अपने से जो ज़्यादा दूर, जो अपन जितना देख सकते हैं उनकी तो एक जो परम शक्ति है उसके बारे में वो नहीं बोल सकते। लेकिन मुझे लगता है कि ये मैं मान के चल रहा था कि मेरी पात्रता का परीक्षा है और उसमें मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया। तो मुझे इतना सब कुछ होने के बाद भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन पता नहीं मेरा मनोबल कभी टूटा नहीं। तो इसके पीछे मुझे लगता है कि जो एक वो संस्कार मुझे वहाँ से मिले उसके पीछे उनका बहुत बड़ा एक योगदान था। धन्यवाद सर. आपण पाहू शकतो ही कंपनी आता फक्त 97,800 कोटीच्याही पुढं पोहोचलेली आहे आणि महाराष्ट्रातल्या पहिल्या 10 उद्योगपतींपैकी सत्यनारायण नुवाल आहेत. त्यामुळे ते लो प्रोफाईल राहतात आणि आता नागपूरच्या कोंढाळी परिसरामध्ये, अमरावती रोड परिसरामध्ये आणि जगातल्या जवळपास 20 पेक्षाही जास्त देशामध्ये सोलार इंडस्ट्रीजच्या ज्या फॅक्टरीज आहे आणि तिथून डिफेन्स प्रोडक्शन जे आहे ते केलं जातं. व्हिडिओ जर्नलिस्ट विनय शुक्लासह प्रवीण मुधोळकर, NDTV मराठी, नागपूर.